आमेर के इतिहास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने आमेर के इतिहास में पढ़ा सवाई माधो सिंह जी के बारे में, जिन्होंने मराठाओं के 4000 सैनिकों का कत्लेआम किया था जनवरी 1751 ईस्वी में। अब माधो सिंह जी की मृत्यु हो जाती है 1768 में। तो माधो सिंह के जो उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ी सी वैसे तो अगले राजा हमारे मेन होंगे वो सवाई प्रताप सिंह जी होंगे, लेकिन पृथ्वी सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जी से पहले पृथ्वी सिंह जी राजा थे। तो सवाई पृथ्वी सिंह और सवाई प्रताप सिंह इनके दो पुत्र थे। सवाई प्रताप सिंह जी का जन्म देखिए पहले, इनका जन्म था 1763 ईस्वी में, और सवाई माधो सिंह जी की मृत्यु होती है 1768 ईस्वी में। यानी इनकी मृत्यु और इनके जन्म के समय का देखें तो दोनों में सिर्फ जब इनकी मृत्यु होती है तो सिर्फ 5 साल के थे पृथ्वी सिंह, और इनका शासनकाल 1768 से 78 माना जाता है। सिर्फ 5 साल की उम्र में इन्हें राजगद्दी पे बिठाया गया। इतने छोटे होने के कारण ये शासन तो नहीं संभाल सकते थे, लेकिन फलस्वरूप होता क्या था, जो रानी महारानियां होती वो संरक्षण करते थे उनका, तो इनकी माता ने राजपाट संभाला था, और इनका शासनकाल 1768 से 78 ही रहा, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वी सिंह जी की। फलस्वरूप 1778 में क्या होता है, सवाई प्रताप सिंह जी राजा बनते हैं, और इनका जन्म 1764 ईस्वी में 2 दिसंबर 1764 ईस्वी में होता है, और 1778 से लेकर 1803 तक इनका शासनकाल है। सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में बताऊं कि जैसे सवाई माधो सिंह इनके पिता के समय से ही मराठा हमेशा से जुर्माना लेना चाहते थे, और इनका मराठाओं को जो जुर्माना नहीं देता था उनके साथ ये युद्ध करते थे। तो सवाई प्रताप सिंह जी के साथ भी ऐसा ही था। मराठाओं के महादजी सिंधिया उस समय मराठाओं का वर्चस्व हर जगह फैलाने में लगे हुए थे। राजपूतों से वो अपना जुर्माना वसूल करने आए थे। तो महादजी सिंधिया के खिलाफ सवाई प्रताप सिंह जी ने जो पहला युद्ध लड़ा था वो था तुंगा का युद्ध। तुंगा कहाँ है, जयपुर पे। 28 जुलाई 1787 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच जुर्माने को लेकर, यानी पैसा ना भरने के लिए युद्ध होता है। और जैसे हुडा सम्मेलन में सभी राजाओं को एक साथ किया जाता है, लेकिन हुडा असफल रहता है सम्मेलन वो, क्योंकि जो राजाओं की महत्वाकांक्षाएं होती है वो सामने आ जाती है। लेकिन कहीं न कहीं वक्त के साथ साथ इंसान को अकल आ ही जाती है। तो बाकी राजपूत राजाओं को ये हुआ कि अगर हम एक साथ एकजुट होकर हमारे दुश्मनों के खिलाफ, हमारे विद्रोहियों के खिलाफ लड़ेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। तो इसीलिए महादजी सिंधिया के खिलाफ जो 3 रियासतें आई थी वो सवाई प्रताप सिंह जयपुर से थे, महाराजा विजय सिंह जोधपुर से, और सूरजमल शेखावत थे। इन तीनों ने महादजी सिंधिया को बहुत बुरी हार दी। महादजी सिंधिया जो पूरे देश में अपना वर्चस्व फैला रहे थे, किसी भी युद्ध में हार नहीं मान रहे थे, वो इस युद्ध में बड़ी बुरी तरीके से हार के गए थे। तो तुंगा के युद्ध में राजपूतों की जीत होती है और महादजी सिंधिया यानी मराठाओं की हार होती है। लेकिन मराठा कहाँ रुकने वाले, वो दोबारा फिर से आए 1789। ये पहले 1787 1787 में, 2 साल बाद 1789 में दोबारा आते हैं, और सवाई प्रताप सिंह यानी जयपुर और जोधपुर की मिली जुली संयुक्त सेना फिर से महादजी सिंधिया के खिलाफ युद्ध करती है। लेकिन इस समय महादजी सिंधिया जी नहीं आते, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुके थे मराठा। तो वो उनका मराठाओं की जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो डी बोई कर रहे थे। तो सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह जी की सेना यहाँ पर हार जाती है पाटन के युद्ध में, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में आपसी फूट पैदा हो जाती है, जिसके कारण ये हार जाते हैं। ये युद्ध भी जीत जाते अगर ये सम्मत के साथ चलते, लेकिन हमेशा से आपसी फूट ने ही हमें हराया है। तो यहाँ पर मराठा विजय हुए डी बोई के नेतृत्व में, और राजपूत हारे। अब इनका तीसरा युद्ध होता है मालपुरा युद्ध। ये 1800 में होता है, और मालपुरा कहाँ, टोंक में है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया की मृत्यु। तो जो इस युद्ध में मराठा जो सेना का नेतृत्व करते दौलतराव सिंधिया, इनके उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया इनका नेतृत्व करते हैं। इस युद्ध में भी क्या होता है कि जो राजपूत है वो हार जाते हैं और मराठा विजयी रहते हैं। तो इस तरह मराठाओं को बाद में इन्हें हर जाना देना पड़ता है। सवाई प्रताप सिंह जी अपने युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बहुत निपुण थे। उनके द्वारा निर्मित या उनके द्वारा स्थापित एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा जब भी याद किया जाता है या देश विदेश में भी जिनका नाम लिया जाता है तो राजस्थान की छवि एकदम से सामने आ जाती है।
वो है हवा महल। हवा महल 1799 में सवाई राजा प्रताप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। इनके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। उस्ता का मतलब होता है उस्ताद, उस्ताद जी कहते हैं ना, उस्ता, लालचंद उस्ता जी। हवा महल बनवाया क्यों गया था? क्योंकि उस समय क्या होता था, जैसे घूंघट प्रथा होती थी, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, तो रजवाड़े खानदान की जो राजपूताना रानियां राजकुमारी थी उनके लिए ये कानून कुछ ज्यादा ही सख्त थे। तो कहते हैं जयपुर की तीज और गणगौर की सवारी बहुत अच्छी निकलती है, देखने लायक है। स्पेशली लोग विदेशों से भी उस समय में तीज और गणगौर की सवारी देखने आते हैं। तो रानियों ने सवाई राजा प्रताप सिंह जी से कहा कि सर ये श्रीमान भाई हमें भी हक मिलना चाहिए, हमने जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों से शादी करके आती हैं उनसे, तो कहती है कि हमने तो सुना था जयपुर की तीज और गणगौर बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन हम जयपुर में रहकर भी देख नहीं पाते हैं। तो सवाई राजा प्रताप सिंह जी ने हवा महल का निर्माण करवाया। इस हवा महल में झरोखे हैं, एक तो थी विंडो से भी छोटे झरोखे, इतने इतने साइज के होते झरोखे। टोटल याद रखना झरोखे कितने हैं इसमें, झरोखे हैं 953 झरोखे हैं। इन झरोखे, ये हवा महल का निर्माण ही इसलिए करवाया गया था कि वहां की जो रानियां राजकुमारियां तीज और गणगौर की सवारियां देख सके झरोखों से। इसमें कुल 5 मंजिल इमारत है। हर एक मंजिल को मंजिल नहीं कहते, मंदिर कहते हैं, याद रखना, कि मंजिल में कंफ्यूज मत हो जाना। पहली है शरद मंदिर, इसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं क्योंकि प्रताप जी ने बनाई थी, तो प्रताप मंदिर। दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा यहाँ पर आता है प्रकाश मंदिर में। हवा मंदिर ये सबसे टॉप में है, जहां से भी आएगी हवा यहीं से क्रॉस करेगी, सबसे टॉप में। सबसे टॉप वाली मंजिल का नाम हवा मंदिर है, लेकिन इस पूरे ही महल का नाम ही हवा मंदिर रख दिया गया। तो उन्होंने हवा महल की जो बनावट है बाहर की, वो कृष्ण मुकुट की तरह रखी है, कृष्णा मुकुट। हवा महल की पिक्चर को देखना आप, बिल्कुल कृष्ण जी के मुकुट की जैसे दिखेगी आपको। हालांकि वो फ्रंट साइड नहीं है, वो बैक साइड है हवा महल की। जो बैक साइड है वो अच्छी दिखती है हवा महल की, इसलिए वो पीछे से हम देखते हैं तो बिल्कुल कृष्ण मुकुट की तरह ही। दूसरा, इनके टाइम में लोक नाट्य, तमाशा लोक नाट्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ये बेसिकली वैसे महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र का। एक बार महाराष्ट्र गए थे, वहां इन्होंने देखा, बड़ा ही इम्प्रेस हुए तमाशा लोकनाट्य से। तो वहां के जो लोकनाट्य वाले थे वंशीधर भट्ट जी, उनको अपने साथ ही ले आए थे जयपुर अपने दरबार में, या वहां रहो, वहां पर तमाशा लोकनाट्य बना। तमाशा लोकनाट्य वो था जिसमें पहला वो नाट्य था जिसमें औरतों का जो भी कैरेक्टर था वो औरतें ही करती थी, औरतें ही वो कैरेक्टर करती थी। दूसरे, इनके जो दरबार में काव्य गुरु थे वो थे गणपति भारती जी, और संगीत गुरु थे वो चांद खां। ये चांद का जो संगीत गुरु थे, संगीत के बहुत ज्यादा, ये आपको मैंने पहले बताया कि बहुत ज्यादा संगीत के ये इनको अच्छा लगता था, इंटरेस्टेड थे उसमें। उनको उपाधि थी इन्होंने ब्रजनिधि की, और पुस्तक भी लिखी थी स्वर सागर। संगीत के थे भाई उस्ताद, तो स्वरों के बारे में लिखेंगे। चित्रकला भी इनके समय में, चित्रकला का अगर देखा जाए तो सवाई प्रताप सिंह जी का समय चित्रकला के समय में गोल्डन एरा था, यानी सुनहरा युग वही था। इनके पेंटर थे लालचंद जी। ये लालचंद जानवरों की लड़ाई यानी वाइल्ड फाइट, एनिमल फाइट की चित्र बनाते होते थे, बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। याद रखना, ये पेंटर लालचंद है और ये वास्तुकार लालचंद उस्ता है, दोनों का नेम सेम है, बट कंफ्यूज मत होना। सवाई राजा प्रताप सिंह के बाद जो अगले शासक थे वो जगत सिंह द्वितीय थे, जिनकी शासनकाल में जो घटनाएं थी दो वो प्रमुख थी, गंगोली का युद्ध और रस कपूर। इनका शासनकाल 1803 से लेकर 1818 ईस्वी तक था। लेकिन मैं आपको पहले इनकी जो घटनाएं जिनमें से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बता दूं। गंगोली का युद्ध हुआ था, मैंने आपको मेवाड़ और मारवाड़ के इतिहास में भी करवाया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ कर देते हैं। अब मारवाड़ के भीम सिंह की अचानक से मृत्यु हो जाती है, सिर्फ सगाई हुई होती है, अभी विवाह नहीं हुआ होता। तो इस बात को सोचते हुए महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री की सगाई जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ कर देते हैं। तब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है मारवाड़ में, तो उनका भाई मान सिंह राजगद्दी पर बैठता है। लोग उनके कान भर देते हैं कि सिसोदिया वंश की राणा वंश की जो महारानी थी
यानी रानी थी वो हमारे राज्य में आने वाली थी, लेकिन अब वो जयपुर जाएगी। तो मान सिंह को कहीं ना कहीं ईगो उसका हर्ट हुआ और उसने युद्ध की घोषणा कर दी थी। उसने पहले महाराणा से कहा, तो महाराणा भीम सिंह ने कहा कि मैंने अपनी पुत्री की सगाई जयपुर करती है जगत सिंह के साथ, आप उनसे बात कीजिए। तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, इन दोनों में युद्ध होता है 1807 में, गिंगोली का युद्ध। लेकिन इनका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। रिजल्ट यही निकलता है कि कृष्णा कुमारी जी विष पी लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि उनको मारा गया था, और कुछ इतिहासकारों ने ये किया है वो मरे थे। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने। इसके बाद है रस कपूर। रस कपूर का क्या है कि ये एक नर्तकिया थी, नाचने वाली। जैसे मैंने आपको महाराणा प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में बताया कि वो तमाशा जो लोक नाट्य थे उनको लेकर आए थे महाराष्ट्र से, तो उन्हीं में तो ये बेहद खूबसूरत थी रस कपूर। इन्होंने जब जगत सिंह जी के सामने परफॉर्म किया तो जगत सिंह जी को पसंद आ गए। ये इन्हें अपने राज दरबार में ले आए और इसको कहा कि आज के बाद तुम किसी के सामने नहीं नाचोगी। अब रस कपूर को चाहिए क्या भाई, ठीक है नहीं नाचूंगी, राज दरबार में ले आए। अब राज दरबार में लेकर आए तो बाद में क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगे हर चीज में आगे अपने आप को रखने लगे। वो कैसे जब राजा को कहते कि आप राज दरबार में तो मुझे लेकर नहीं जाते, यहाँ ला के दरबार में बिठा दिया है, बस यहाँ पे महल में मेरी क्या वैल्यू है। तो सवाई जगत सिंह इनको राज दरबार में ले जाने लगे। बाद में धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों में भी इनकी सलाह मानने लगे। इस चीज से सामंत और सरदार बहुत नाराज हुए। तब जब गिंगोली की युद्ध पे जगत सिंह जाते हैं, रस कपूर को गिरफ्तार कर लेते हैं सामंत और सरदार, और इसको नाहरगढ़ के किले में कैद कर देते हैं। नाहरगढ़ के किले में। अब जब युद्ध से वापस आते हैं सवाई जगत सिंह जी तो कहते हैं रस कहाँ है मेरी। तो सरदार और सामंत कहते हैं कि रस कपूर को तो हमने गिरफ्तार कर लिया, आप चुपचाप अपना राजपाट संभालिए, अगर आपने भी ऐसा किया तो आपको भी गिरफ्तार करके नाहरगढ़ के किले में बंद कर देंगे। जगत सिंह कहते मैंने तो क्या करना है, कोई बात नहीं, और आ जाएगी, कोई और ले आएंगे। तो इस तरह से रस कपूर का ये मैटर था। अगला था अंग्रेजों से संधि। 15 अप्रैल 1818 में जगत सिंह अंग्रेजों से संधि करते हैं। इससे पहले मेवाड़ में कौन करता है अंग्रेजों से संधि? भीम सिंह, याद रखना भाई। इसके बाद जो अगले राजा थे सवाई जय सिंह थर्ड। अभी सवाई जय सिंह थर्ड क्यों लिखा है मैंने? पहले थे मिर्जा राजा जय सिंह, दूसरे थे सवाई राजा जय सिंह जिनको औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी, उनका प्रारंभिक नाम विजय सिंह था। अब तीसरे सवाई जय सिंह तृतीय 1818 से लेकर 1835 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। लेकिन इनकी कहते हैं हत्या हुई थी और इस हत्या में रूपा बडारन का नाम आया था। इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज और ब्लैक आए थे, कैप्टन ऑलवेज और कैप्टन ब्लैक आए थे। लेकिन जनता ने इन पर हमला बोल दिया जिसमें कैप्टन ब्लैक की हत्या हो चुकी थी, मारे जा चुके थे और ये सिर्फ घायल हुए थे। ये घायल होके वापस चले गए थे। इसके बाद जो अगले उत्तराधिकारी बनाए गए थे वो सवाई राम सिंह जी थे। सवाई राम सिंह जी सवाई राम सिंह जी को छोटी उम्र में ही राजा बना दिया गया था, तो इनका संरक्षण एक अंग्रेज ने किया था। सवाई राम सिंह जी के बालिग होने तक, यानी उनके जब तक वो अपना राजपाट संभालने लायक नहीं हो जाते तब तक एक अंग्रेज जॉन लुडलो इन्होंने इनका संरक्षण किया था। जैसे मैंने आपको बताया जगत सिंह जी के समय में अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी। संधि होने के बाद क्या होता है कि जब तक राजा या राजा का पुत्र अगला उत्तराधिकारी होता है वो राजपाट संभालने लायक नहीं होता, तब तक कोई ना कोई अंग्रेज वहां का संरक्षण करते हैं। जॉन लुडलो बेहद ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाओं को दूर किया था। सबसे पहले उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी 1844 ईस्वी में। 1844 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। इनके हिसाब से सती प्रथा एक तरह की हत्या है, एक मर्डर है जो हम जबरदस्ती करते हैं। साथ ही इन्होंने जो कुछ लोग थे जो गुलाम रखते थे, खरीद कर रखते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, मानव व्यापार, इस पर भी रोक लगाई थी। और गुलाम शब्द यूज किया जाता था बंधुआ मजदूरों के लिए, उस पर भी रोक लगाई थी। कोई भी किसी को गुलाम नहीं कहेगा क्योंकि हर एक बंदा अपना काम कर रहा है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। बाल विवाह पर भी इन्होंने रोक लगाई थी, सती प्रथा भी लगाई, प्लस समाधि प्रथा पर भी।
समाधि प्रथा पे इन्होंने रोक लगाई थी। जो हमारे कुछ बहुत सारे बुजुर्ग पूर्वज है जिनको पता लगता था कि हमारी मृत्यु आने वाली है, तो वो एक गड्ढा खुदाते उसमें बैठ जाते, ऊपर से मिट्टी गिरवा लेते थे। ये समाधि प्रथा होती थी। लेकिन जॉन लुल्लो के अनुसार ये इनडायरेक्टली एक आत्महत्या है जिसके लिए कानून हमें परमिशन नहीं देता है, तो उन्होंने समाधि प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। ये इन कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी इस अंग्रेज ने। अल्बर्ट हॉल 1876 में, अल्बर्ट हॉल एक म्यूजियम है जो प्रिंस अल्बर्ट के आने की खुशी में जिसकी नींव रखी गई थी, जबकि इसका पहला पत्थर भी अल्बर्ट ने ही रखा था, यानी इसकी नींव अल्बर्ट ने रखी थी। इसका नाम अल्बर्ट हॉल पड़ गया। ये 1876 में शुरू हुआ था, 1887 में इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ है। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था और इसके वास्तुकार थे स्टीवन जैकब। शिक्षा के रूप में अगर बात की जाए तो सवाई राम सिंह द्वितीय जी ने बहुत सारे शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया था, जैसे कि मदरसा ए हुंडरी। ये मदरसा हुंडरी क्यों बनाया गया, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथों में कला होती है, कोई पेंटिंग में, कोई कपड़े बुनने में, कोई कढ़ाई बुनाई में, सिलाई में, कोई पोट्री के वर्क में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ब्लू पोट्री ये लेकर आए थे। ब्लू पोट्री होता है चीनी मिट्टी के बर्तन के ऊपर ब्लू कलर की जो कारीगरी की जाती है उसे ब्लू पोट्री कहते थे। तो इन्होंने एक स्कूल खोलना जाए समझा कि क्यों ना एक ऐसी जगह खोली जाए जिससे कि आगे जाकर लोगों को ये व्यापार मिल सके, वो निपुण हो सके इस काम में, टीचर रखे जाए इन चीजों को सिखाने के लिए। तो इन्होंने मदरसा ए हुंडरी 1857 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। आगे जाकर इनका नाम बदल दिया गया था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ, क्योंकि राजा के द्वारा बनाया गया था। और आजादी के बाद यानी 1947 में आजादी के बाद इस स्कूल का नाम रख दिया गया था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इसी के साथ कन्या महाविद्यालय का निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय जी ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वो चाहते थे भी लड़कियां भी पढ़े, आगे बढ़े, लड़कियों को भी पूरा हक है कि इस पर्दा प्रथा से बाहर आए और पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वो भी अपने टैलेंट को शो करे। तो 1866 में कालीचंद मुखर्जी के नेतृत्व में इन्होंने कन्या विद्यालय का निर्माण करवाया था। आप यकीन नहीं करोगे, महज 3 लड़कियां पढ़ने आई थी, लेकिन उन 3 लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी महाराजा ने इस विद्यालय का निर्माण करवाया। सन 1845 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय जी ने महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज का निर्माण भी करवाया था। संस्कृत कॉलेज, इस संस्कृत कॉलेज की वजह से राजस्थान के जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ और आ भी सकता है। छोटी काशी किसको कहते हैं? राजस्थान की जयपुर को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय, इसलिए 1861 ईस्वी में एक मेडिकल कॉलेज भी बनवाया था, मेडिकल कॉलेज। लेकिन हुआ क्या, किसी ने एडमिशन ले लिया भाई, 68 तक खुला रहा, 68 में फिर इसको बंद कर दिया। यानी 1861 में ओपन किया, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, कोई आया नहीं, तो 68 में मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। सवाई राम सिंह द्वितीय जी के समय में पुलिस प्रथा की शुरुआत हुई थी, यानी पुलिस रखी जाती थी। 1836 ईस्वी में, इसको इरेज कर दीजिए, 1836 में पहली बार पुलिस तैनात की गई। पहली बार पुलिस तैनात की गई और इस पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो वो पुलिस जो चौकीदार थे और तहसील की जो सेफ्टी करते थे वो मजिस्ट्रेट के अंडर आते थे, और दूसरे वो थे जो सीधे दरबार के अंडर थे। नाहरगढ़ के किले को जेल बनाया गया था, क्रिमिनल्स को वहां रखा जाता था। और 1865 में डकैतों चोरों को कंट्रोल करने के लिए अलग से सुपरडेंट बनाए गए थे। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तब राम सिंह द्वितीय जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इससे अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी थी, सितारे हिंद, और कोटपुतली की जागीर भी दी थी, कोटपुतली की जागीर।
अंग्रेज इनके कार्य से बहुत खुश थे, तो उन्होंने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी। और इस क्वेश्चन को याद रखना, सितारे हिंद की उपाधि किसकी है? सवाई राम सिंह द्वितीय जी की।